सभासदों, सेकंड सत्र में आपका स्वागत। ये सत्र इस बात के लिए अहम है कि एक किसान का हमने पहले इस बात से जोड़ा कि उसका कंपैरिजन सेना के एक वीआईपी सेना का ट्रीटमेंट मिल रहा है तो किसान को क्यों नहीं, इंडस्ट्री वाले को एक्सेस मिल रही है, बैंक की दूसरी मिल रही है तो वहाँ कहाँ किसान टिक रहा है। उपभोक्ता के साथ में किसान का एक अच्छा संपर्क लाइजन बने, इस बात के लिए सामाजिक सहकार के नाम पे हम चिंतन करेंगे और इसके अंदर कोई विशेष बात होगी तो उसको आप जो है उसके अंदर अपनी ओर से, मेरी भूमिका इसमें बहुत कम रहेगी और मैक्सिमम भूमिका आप लोगों के विचारों की रहेगी, और लेकिन विचार किस दिशा में हो इस बात के लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा और फिर जो है राम प्रसाद जी इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक परिकल्पना की थी कि आज से 90 साल पहले का समाज किस तरह से खुशहाल था, खुश था, क्यों था। उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हमने एक चिंतन की, सामाजिक सहकार के नाम पे एक मॉडल दिया और उस मॉडल के अंदर हमने ये बात सोची कि इसको किस तरह से किया जाए। राजनीति का युग था तो पहला ये था कि हमारे कुछ थीम थी, उनको फिक्स किया। जन भागीदारी कैसे निभे, किसी भी योजना के अंदर जनता की भागीदारी कैसे निभे, इस बात के लिए पंचायतों का 73वें संविधान संशोधन में जो बात आई तो जन भागीदारी को हमने समाहित किया। इसमें जन भागीदारी सरकार ने जो है पंजाब इसके पंचायतों के मार्फत कर दी, वो एक राजनीति का बहुत बड़ा अलग बखेड़ा खड़ा हो गया जिसको हमने डिनाई नहीं किया, उसको हमने विरोध नहीं किया। क्यों, नेता हैं, अच्छे भी हैं, होगा भी, सोसाइटी है, लोग हैं, लेकिन उसके साथ हमने एक उनके साथ और सहयोग के लिए बॉडी खड़ी की। जिस तरह से लोकसभा है उस तरह से हमने पंचायत माना, सरपंच, वार्ड पंच वो, और राज्यसभा का निर्माण करने के लिए हमने सामाजिक सहकार का एक परिवेश खड़ा किया। राज्यसभा के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल 3 तरह की काउंसिल है। वहाँ कोऑर्डिनेशन काउंसिल हमने न्यायिक व्यवस्था के तौर जोड़ के 4 काउंसिल खड़ी की। एक गांव या एक वार्ड में यदि हम इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली और कोऑर्डिनेट कंसेप्ट पे यदि कोई ग्रुप बना करके रहें तो वो सामाजिक सहकारा का भाव जो पुराना हमारा भारत था, पुराने लोग थे, उस माइंडसेट से हो सकता है। इकोनॉमिक कौशल में हमने कोशिश ये की है, आपको कह देते हैं कि यूथ को हमने जोड़ा। गांव की बाउंड्री, पंचायत की बाउंड्री में यूथ वहाँ के रिसोर्स ले, शहर की बाउंड्री में, वार्ड की बाउंड्री में जो रिसोर्स हैं उनको उस तरीके से समाहित करते हुए उसमें वैल्यू ऐड करते हुए लोगों के पास में किस तरीके से कोई काम करें और वो आपके खान पीन की चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाए शुद्ध, इस बात का इकोनॉमिकल माइंड से सोचें। जीएसटी का लफड़ा नहीं, आपस में एक दूसरे को मिल बांट के खाने का कंसेप्ट, एवॉइड मार्केट की थ्योरी, इन सब बातों को लेकर के हमने इकोनॉमिक काउंसिल की परिकल्पना की। ये सब परिकल्पनाएं हैं। सोशल काउंसिल में हमने ये माना कि सोशली लोग किस तरह से जी रहे थे। एक तरीका तो ये है कि हम बैंड बंद कर दें, वो बंद कर दें, मृत्युभोज बंद कर दें, ये मॉडल था। दूसरा तरीका ये था कि हम सोशली लोगों को किस तरह से आपस में मिल बैठ के महीने के अंदर करें तो हमारे बुजुर्गों को हम एक मंच पर एक जगह ला करके महीने के महीने बिठाएं और उनसे बात करें कि सोसाइटी के अंदर भाईचारा, प्रेम और सहकार भाव कैसे पैदा हो, इसके ऊपर हम जिए। बाकी अब सोसाइटी अपने आप करेगी। कल्चरल के मामले में हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी, वहाँ बुजुर्ग को दी सामाजिकता में, वहाँ युवाओं को दी या महिलाओं को दी। कल्चर जो है वो महिलाओं के द्वारा संजोई जाती है। कल्चर के मायने में शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं और महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका इसमें करें। कोऑर्डिनेशन काउंसिल के अंदर हमने ये सोचा कि गांव का गांव में न्याय हो जाए, वार्ड का वार्ड में न्याय हो जाए और ये पंचायतें, ये पुलिस थाने उठ जाए। ये परिकल्पना करके पुराने बुजुर्ग के हिसाब से, जैसे हरियाणा की खाप है, नागालैंड की नागा पंचायतें हैं, ट्राइबल में सारी पंचायतें हैं, दुनिया भर में ये सिस्टम कई जगह चल रहा है जो ट्राइबल बेल्ट है, यानी आदिवासी आपसे अच्छा जी रहे हैं, ये मेरा आपको निवेदन है। इन सब बातों को लेकर के हम एक एन अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, जब मैं 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम में गया था तो वहाँ की एक थीम थी कि एक नई दुनिया हम खड़ी कर सकते हैं, एक नए संसार में हम जी सकते हैं। तो इस बार वाले में हमने ये कहा कि सबसे पहले हम इनको शुद्ध भोजन की बात करें।
शुद्ध आहार और सद्विचार। सद्विचार हमारे बुजुर्ग सामाजिकता वाली काउंसिल दे, शुद्ध आहार हमारी इकोनॉमिक काउंसिल दे, और हमारी जो कल्चरल काउंसिल है उस भोजन को अच्छी तरह से ला करके महिलाओं की भागीदारी ले करके और शुद्ध आहार का कंसेप्ट ले करके आए। और इस बात में हम लास्ट में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। आनंद जी की जो स्कूल है, कल मैं वहाँ जाने का मुझे मौका मिला और आज मैं इनको तारीफ़ करूँगा कि इन्हें मुझे अच्छा सहयोग दिया। इनकी जितनी भी टीचर है इनसे उनमें हम 5-5 घर की रसोई की सर्वे लेंगे, और वो सर्वे के बाद में हमारे जो भी एक एक्टिविटीज़ होगी उसके अंदर न्यूट्रिशन के वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक ही आएंगे कि आप खा क्या रहे हो, आपकी रसोई में जो भी चीज़ उपलब्ध है आप चार्ट बनाओ, लाओ, और फिर उसका डिस्कशन करने के अंदर हम इस सामाजिक सहकार के भाव को आगे बढ़ाने की करने हम जीना सीख लें। और जीने के लिए जो है किसान और मजदूर और ये लोग हैं वो हमारा सहयोग कर लें, और उस भारत की परिकल्पना कर लें, उसी परिकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़ें। तो मैं राम प्रसाद जी से कहूँ कि सेशन को आगे बढ़ाएं और आप खुले मन से इसमें बात करें, क्योंकि खुले मन का मेरा मायना ये है कि कई जगह मैं कई गांवों में घूमा इन मॉडल को लेकर के, अरे साहब आप कह तो रहे हो लोग मरने मिटने को तैयार है, वो एक दूसरे को टाँग खींच रहे, ये बातें रिपीट नहीं करनी है, ये बातें जनरल बातें हैं। भाई भाई भी लड़ रहा है, इन बातों को कोई बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है उन बातों में। इस बातें को झंडा डाल के भागने वाले रणछोड़ दास वालों को तो है, लेकिन हम उनमें नहीं है। हम ये कमेटियाँ बना के चलाते रहें, चरी वेती आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये समाज उसी बुजुर्गों की लाइन पे चला जाएगा, जहाँ एक बुढ़ा आदमी आदेश मारता था और परिवार के 100 आदमी एक लाइन में खड़े होकर के उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं राम प्रसाद जी से कहूँगा कि सेशन को उसी पुराने भारत में ले जाने के आप एक परिकल्पना करिए। राम प्रसाद। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के माध्यम से आज इस पैनल में 2 विदुषी और 2 विद्वान हमारे पैनल में साथ हैं। साथियों, वर्तमान जो युग चल रहा है, इस युग में तीनों की तिकड़ी ने पूरे समाज को, पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। वो है सत्ताधीश, मठाधीश और व्यापारी। इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर संपूर्ण नियम कायदे अपने हित में बना लिए। हमारा कोई उसमें न तो हस्तक्षेप है, न हमारी कोई ताकत है कि हम उनको अपने पक्ष में करवा सकें। तो हमने बीच का एक रास्ता निकाला कि इन परिस्थितियों में हम आपस में सुख से, प्रेम से कैसे जी सकते हैं। इसके लिए हमारे जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत है और एक्सियन हनुमान राम जी चौधरी उसको संचालित कर रहे हैं, हम उनकी टीम के सदस्य हैं। तो हम सामाजिक सहकार का मॉडल लाए। सामाजिक सहकार का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में हम लोग गांव आत्मनिर्भर थे। गांवों के अंदर सभी चीज़ें, मुद्रा नहीं थी तो आपस में वस्तु विनिमय से होता था। अब आने वाले दिनों में आपके कैशलेस भी होने वाले हैं। आप अगला स्टेप, पहले नोटबंदी, फिर आपका हुआ ये क्या लॉकडाउन, और अब आपका होने जा रहा है कैशलेस। जिस दिन हम कैशलेस हो जाएंगे, हमारे पास में अधिकांश ताकतें ख़त्म हो जाएगी, यानी हम लोग गुलाम टाइप बेसहारा हो जाएंगे। तो उसमें हमें ज़िंदा रखने का काम करेगा हमारा सामाजिक सहकार। जो आप कल्पना करो 60-70 साल 80 साल पहले हमारे गांव थे, उनमें भाईचारा था, कोई द्वेष वैमनस्य नहीं था, उनका न्याय व्यवस्था थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो इतनी सही थी कि उसमें गरीब अमीर का कोई
फर्क नहीं था। आज क्या है मैं कहना नहीं चाहता, आप लोग सब जानते हो कि कहाँ हमें न्याय मिलेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। तो हम सोचते हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों मुद्दों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। जैसे पहला हम लेते हैं सामाजिक, हम गांव में जाएं, सामाजिक परिषद बनाएं। हम गए इंदावड़ गांव में, पहले हमने वर्चुअल मीटिंग की, फिर हमने फिजिकल मीटिंग की। हमने इंदावड़ को इसलिए चुना कि वो एक खनिज संपन्न गांव है, पैसे वाला गांव है, उसको हम कैसे मोटिवेट करें। फिर हमने एक गांव लिया जहां पानी बहुत है लेकिन रासायनिक प्रयोग ज़्यादा होने से विभिन्न घातक बीमारियों का शिकार गांव है, वो है छापरी। फिर हमने एक गांव लिया जो शहर से प्रभावित है, सोगावास। फिर हमने एक मुसलमानों का गांव लिया, करकवाल बासनी। और फिर एक गांव लिया हमने मोक्कलपुर, मोकाला, जो मेड़ता तहसील, ये मेड़ता तहसील के गांव है सारे। वहाँ के सरपंच धर्माराम जी सांखला ने उस गांव को स्वर्ग बनाने के लिए तत्पर हैं और बहुत कुछ उन्होंने वो किया है जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं। अब वो सामाजिक मॉडल क्या है? एक तो सामाजिकता, सामाजिक समरसता, यानी हम आपस में एक गांव में सामाजिक कमेटी बनाएं, जिसके अंदर क्या होता है, जब गांव में जाते हैं ना तो लोग सोचते हैं भाई कोई राजनीतिक पार्टी वाला है, कोई वोट मांगना है या पैसा मांगना है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने वही किया आज तक। पैसा लेके खा गए, पैसा लेके चले गए, वोट लेके चले गए। गांव वालों को यानी एक तरीके से वो मतलब झुंझुना पकड़ा के चले गए, यानी डफोल बना के चले गए। तो सामाजिक सहकार में हम लोगों का मॉडल ये है कि आप 100, 200, 50, 60 जो भी उनकी एक कमेटी बना लो, वो आपस में प्रेम और भाईचारा स्थापित करेगी। और कमेटी में क्या होता है, गांव में जाते ही कुछ पंच होते हैं और कुछ होते हैं लड़क पंच, वो आ जाते हैं। नहीं, उसके अंदर हो सके तो पूरी गांव की इकाई के लोग भी मेंबर बन सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रेम स्थापित होगा, भाईचारा स्थापित होगा। दूसरी कमेटी हम लेते हैं आर्थिक कमेटी। आर्थिक कमेटी में हम लोग विद्वान लोगों को लेते हैं, जो IT ट्रेंड हैं, जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, उन लोगों को लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम आधुनिक विश्व से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम दुनिया से कट करके विकास नहीं कर सकते, दुनिया के कट करके सुखी भी नहीं रह सकते। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम दुनिया के बारे में जानकारी भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमने गांव में एक आर्थिक कमेटी बनाई जो विद्वानों की होगी, जिसमें अच्छे सलाहकार होंगे, अच्छे जानकार होंगे, और वो गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की ओर अग्रसर करेंगे। वो ज़्यादातर युवा होंगे, हो सकता है आस पड़ोस के गांव का भी कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो उसमें भी कोई खुशी की बात होगी। लेकिन हमें दुनिया के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तो हमें आधुनिकता से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, हमारी सुरक्षा के मामले में हमें कोई उससे समझौता नहीं करना। तीसरी हमारी कमेटी होगी सांस्कृतिक कमेटी। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उधर भाग रहे हैं जहां हमें नहीं भागना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आजकल हमारे पुरखे क्या करते थे, 4 महीना चौमासा होता था ना, वो कहीं जाते नहीं थे, घर में ही रहते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे या आपस में बैठ के हताई करते थे, यही रहते। अब आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप से आए, दोस्तों ने टीम बनाई, कहाँ चले गए, वो केदारनाथ। अरे क्या भाई, तुम्हारे बाप दादे गए थे क्या कभी? बाप दादे वहाँ रहते थे क्या कभी? इन्होंने मीडिया पर आपको कराया। मेरे गांव के एक छोरा अभी केदारनाथ गया, चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया, ख़त्म हो गया, साथ में बच्चे थे, बड़ी मुश्किल, लाश, सड़ी हुई लाश यहाँ गांव में आई, यहाँ सुड़ाव में। तो ये क्या भाई, आपको अगर केदारनाथ जाना है तो आप जाइए ना, सर्दियों में जाइए, आप गर्मियों में जाइए, लेकिन वर्षा ऋतु में तो वैसे ही वहाँ भूस्खलन हो रहा है, क्यों मौत का न्योता दे रहे हो? किसने आपको इंस्पायर किया इस मामले में? तो वो काम करेगा हमारा ये सांस्कृतिक। तो संस्कृति में क्या, हमने अपने गीत खो दिए। अरे जाइल का जाट खियाणा का चौधरी, आपको सिर एक तरफ रखन भी गुजरी को मायरो भर दियो, है कोई नर पैदा योड़ा? अब लोग 1-1 करोड़ का मायरा भरे बहना गए,
और क्योंकि वो पूंजीपति हैं, साथ में एक टोली भर के धान की ले जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा है, असली माहिर तो वो था जाइल और खियाड़ जो गीतों में गाया जाता था। आजकल कोई नहीं गाता उसको। हमने अपने गीत छोड़ दिए, अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। हिंदुस्तान में एक ही कौम है जो आज तक मर्यादित है, वो है सिख। 200 साल पहले कनाडा गए, आज भी वो पंजाबी बोलते हैं, आज ही पंजाबी खाना खाते हैं, और आज भी वो सारा अपना कल्चर मेंटेन करते हैं। हम लोग तो नहीं करते। तो ये सांस्कृतिक कमेटी हमारे पुराने गीत, हरजस, ये वापस खड़े करेगी, अपनी बच्चियों को सिखाएगी। बच्चियों को आता ही नहीं है, वो तो फिल्मी गाने आते हैं जो हमारा आइकॉन नहीं है। फिर एक और कमेटी होगी सामाजिक, आर्थिक, और तीसरी होगी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी यानी समन्वय समिति। गांव में कोई झगड़ा हो जाता है, झगड़े तो होते रहते हैं, मानव स्वभाव है। पुराने ज़माने में गांव की पंचायत बैठ करके झगड़े सुलझा लेती थी, तो आज तो सुलझा नहीं। मान लो आपने मुकदमा कर दिया, पुलिस ने तो आपके काका लगते हैं और न वकील आपके मामा लगते हैं, और वहाँ सारे फैसले होते हैं। फैसले न्याय की श्रेणी में नहीं आते हैं। आप अपने गांव का उदाहरण ले लीजिए। आपके गांव में पिछले 70 साल में अगर किसी के पक्ष में न्याय हुआ तो मुझे बता देना। आज तक किसी के पक्ष में न्याय नहीं हुआ, फैसले होते हैं। तो क्यों नहीं हम आपस में अपने विवाद खुद सुलझा लें। जहाँ 5 लाख में काम हो वो अगर 1000 में हो जाए तो आपको क्या तकलीफ है। हमारे पुरखे तो करते थे, 24 घंटे में न्याय करते थे। हमारी न्याय व्यवस्था पहले गुवाड़ी, उसके बाद में गांव, उसके बाद में कांकड़िया, कांकड़िया के बाद में पट्टी। ये तो फैसले होते थे एक दिन में, और फैसला करने से पहले वो खाना भी नहीं खाते थे किसी का। तो भाई ये क्यों नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन इसके अंदर भी लड़कपंच है, इसके अंदर राजनीति है, इसके अंदर लोग घुसपैठ कर चुके हैं। हमारे गाँव के अंदर हमारी संस्कृति खत्म कर दी, हमारी मान्यताएं खत्म कर दी, मर्यादाएं खत्म कर दी। क्या हम ये सब अपने सामने मरते हुए देखना चाहते हो तो आप ये जारी रखिए, अन्यथा ये सामाजिक सहकार का मॉडल आप अपने गांव में लॉन्च कीजिए। फिर एक समिति हो गई, ये समन्वय समिति हो गई। इसका मतलब आपके गांव के फैसले खुद करेंगे। अब आप मिल बांट के कैसे खाएंगे कि भाई आप गए, मेरे पास में गेहूँ है, आपके पास बाजरी है, इन भाई साहब के पास मिर्च है, तो हम आपस में बांट के खा लेंगे। और हम जहर नहीं खाएंगे। आज हमें जहर खिलाया जा रहा है। देखो प्रचार उल्टा किया जा रहा है कि किसान जहर खिला रहा है, किसान जमीन को बर्बाद कर रहा है। नहीं, हमारे नेताओं, बिकाऊ नेताओं ने 1960 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब खत्म हुआ, उसके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज ने जो जहरीले कारखाने पैदा किए थे वो हमारे को बेचे, हमारे नेताओं को खरीदा, बेचा, और वाया वीडियो हमें ये जहर परोसने की प्रोत्साहित किया गया। हमारी मूल ज़मीन को, हमारे मूल ज़मीन के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, 1 ग्राम के अंदर कहते हैं करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया ही तो ज़मीन से खाद बना के पौधे की जड़ को देते हैं, और वो हमने ख़त्म कर दिए। अब आपको खाद की ज़रूरत है। लोग कहते हैं भाई कि खेती मतलब नसड़ी होगी खेती, आपने कर दी, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, आपको देना ही पड़ेगा यूरिया डीएपी। अब यूरिया डीएपी इतना महंगा हो गया। किसान किसके लिए काम करता है? कॉरपोरेट के लिए। ट्रैक्टर जब वो टिक लगाता है मोटरसाइकिल की, कॉरपोरेट के लिए पेट्रोल लाता है, डीजल लाता है, बीज वहाँ से खरीदता है। अभी मेरे गोटन एरिया में बीज उगे ही नहीं, बाजरी 2-2 बार लगाया मैंने। या ऊँट वाले से बाजरी मंगवा करके 1 किलो मेरे से कोई ले गया, बोला सब उग गई आपकी। तो अरे क्यों नहीं उगेगी भाई, हमारे पुरखों की है वो, और उसमें इतनी ताकत है जो आपकी हाइब्रिड बाजरी में कोई ताकत नहीं। अगर एक बार वो नीचे गिर गई ना तो उठेगी नहीं। मेरी देसी बाजरी जमीन दोड़ हो गई, 6 फुट बाजरी जमीन दोड़ हो गई, आज वो पूरी खड़ी है। कल रात फिर वो जमीन दोड़ हो गई, लेकिन आधी हुई, और 2 दिन में वो फिर खड़ी हो जाएगी। उसने जीवन में, प्रकृति में संघर्ष की हुई बाजरी है वो, और आप लोगों ने संघर्ष छोड़ दिया, इसलिए लोग आपके ऊपर हावी हो गए। तो ये हमारा सिस्टम है। अब मैं आता हूँ अन्न और जल के ऊपर। हमारे तालाबों को किसने नष्ट किया? इन्हीं हमारे सत्ताधीशों ने। हमारे पुरखों ने तालाब बनाए जहाँ ढाल थी, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पानी वो होता है, हमारे पुरखे कहते थे 2.5 हाथ जो पानी जमीन पे चल के इकट्ठा होता है वो अमृत होता है, क्योंकि वो मिनरल वाटर होता है।
एक तो होता वाटर H2O, एक होता मिनरल वाटर, जो सारे के सारे जमीन के 18 एंजाइम्स होते हैं जमीन के अंदर, और 18 ही होते हैं हमारी जीभ की लार के अंदर। तो वो 18 एंजाइम्स आपकी उसके अंदर मिलते हैं, पानी में मिनरल्स मिलते हैं, तो वो आपके लिए अमृत हो जाता है। लेकिन हमने तो उसको गंदा कर दिया भाई, यूरिया DAP जो भी है। और हमारे गांव में तो आजकल लोग गायें भैंसें क्या हाट के बगैर पड़ रहे थे नदी, क्योंकि वोटों की राजनीति कोई करता ही नहीं है। जिंदा रहना है तो आपको पानी के लिए तड़फना नहीं पड़े, आप टांके बना लेना। गांव की व्यवस्था सुधारो तो कोई बात नहीं, नहीं सुधरे तो अपने घर में टांके होने चाहिए। जो आपको पानी सप्लाई किया जा रहा है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, वो पानी पीने के योग्य नहीं, जहर है, जिसके अंदर केमिकल मिले हुए हैं, 500 फैक्ट्रियों के केमिकल मिले हुए, आप पी रहे हो, सरकार आपको पिला रही है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न उठे, लेकिन व्यापारियों के आगे अधिकारी लाचार है, अधिकारियों के आगे नेता लाचार है, क्योंकि सबके बंधे हुए हैं। तो आप लोग उनसे कैसे बचोगे? ये है अन्न और जल की। मैंने सर्वे किया, हनुमान राम जी ने, नागौर जिले में नहीं पूरे भारत में पोखर थे, यूपी में पोखर कहते हैं, हमारे यहाँ तालाब कहते हैं, नाडी कहते हैं। तो लीलिया का तालाब 100 गांवों को पानी सप्लाई कर सकता है। गोवा का तालाब, मुंडवा का लाखोड़ाव, आपके ये गोठ में बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ शायद सरकार ने ज़बरदस्ती ज़मीन किसी पूंजीपति को देकर के वहाँ सौर ऊर्जा लगा दी, ऐसा सुना मैंने। आपके बहुत से तालाब है ऐसे। तो आपका इन तालाबों का संरक्षण करना, हम ये मीटिंग करेंगे एक एक गांव की, एक एक तालाब के ऊपर, उनको जागरूक करेंगे, आप पानी को बचाओ। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं। दुनिया के अंदर 3% पानी पीने योग्य है, 97% पानी हवा के इसके अंदर है, समुद्र में जो पीने योग्य नहीं है। 0.01% पानी वाष्प के रूप में, बादल के रूप में है। और भारत के अंदर सिर्फ 1/25 पानी है दुनिया का, और हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया की 15% अकेले भारत की है। कहाँ से सप्लाई करेगा? फिर हमने पानी को वेस्ट करना शुरू कर दिया, इतना वेस्ट करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि बडेरा कहता पानी ढोलना पाप है, हमने तो पाप को तो अंगीकार कर लिया। अन्न शुद्ध खाइए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज जितनी भी घातक बीमारियां हैं वो सब अन्न और जल से हैं। आप अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए। आप अपने घर पर अपने मित्रों को बुला करके बिल्कुल जहर खिला रहे हो, और हम लोग खुशियां मना रहे हैं। एक ADM रिटायर्ड है हमारे यहाँ, उन्होंने फंक्शन किया, जो मेड़ता क्षेत्र की बालिकाएं 10वीं में फर्स्ट आई हर स्कूल की, उसको 1100 रुपये, और जो 12वीं में फर्स्ट आई उनको 2100 रुपये दिए, और करीब 2,80,000 रुपये दिए। 2 लाख रुपये और 1,000 रुपये दिए उन्होंने बालिका विद्या हॉस्टल के लिए दिए। अब उन्होंने कहा भाई मैं तो आपको खाटा और खिचड़ी खिलाऊंगा, तो जो आप बैठे हो ना वैसे आपको तो अभी चाय पिलाते हैं, कभी केला खिलाते हैं। उन्होंने राबड़ी पिलाई, कप में डाल के फर्स्ट क्लास, मक्के की और ज्वार की राबड़ी। और नागौर जिले की लीलड़ी जमात धरती पर कहीं नहीं मिलती। मैंने अभी एक प्रोफेसर विनोद चौधरी को चंडीगढ़ भेजी, आधे किलो बाजरी, नहीं वो ज्वार, अरे उसमें मिठाई है। तो आप लोग शुद्ध खाइए, बाजरी ज्वार खाइए, ठीक है। सुखराम जी खोकरा जी बीच में, हाँ, तो उन्होंने फिर खाया खिचड़ा और खट्टा, भाई घर का है। अगर आप लोग किसान, कम आय वाले लोग इसी तरह चलते रहे तो आपके ढाणे भी उड़ जाएंगे, आपकी औलाद भी खत्म हो जाएगी। आप अपनी पुरखों की तरह आइए। धन्यवाद, इतना ही मेरे से। आगे साहब। धन्यवाद राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी देसी अंदाज के जो है काफ़ी गंभीर चिंतक है। हम भी सुनने के लिए जो है तरसते हैं और इनसे बात भी होती रहती है। मौलिक चिंतन है। हम वापस पूर्वजों की तरफ लौटे हैं, ये संभवतः इनका संदेश था। मेरा थोड़ा सा, पहली बात तो मैं चीज़ों को ठीक से कंसोलिडेट भी नहीं कर पाया, और न हनुमान जी लंबे टाइम से चिंतन कर रहे हैं वैसा मैं चिंतन कर पाया, इसलिए मैं ठीक से बात को नहीं रख पाऊँगा। मेरा मानना इतना ही है, सार सार गई रेत होता दई उड़ाई। पुराने
टाइम के अंदर जो चीज़ें कुछ गड़बड़ थी उनको साथ में अंगीकार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे अभी अपने बडेरे ये कहते हैं कि भाई जो है मजाल है बींदनी कोई यार हम ही खड़ी हो जाती, या जो छुआछूत का जो मामला था जो अपन बहुत पुराने टाइम देखते हैं, तो कुछ बातें ऐसी थी जो उस टाइम भी कहीं अच्छी नहीं कही जा सकती। वैसे तो वर्तुलाकार व्यवस्था है, ये चक्र के साथ में चलेगी, लेकिन अपने को अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो जो विकृतियाँ आई है, जो विजिबल है, जिसका आपने हवाला दिया, जैसे सिस्टम के अंदर कोई खामी नहीं है। जब ये पार्लियामेंट बनी थी तब ये विज़न ये था कि भाई ढंग के आदमी जो है, हनुमान जी जैसे आदमी या राम प्रसाद जी जैसे आदमी जनता से चुन करके नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। इसलिए व्यवस्था राज्यसभा की कर दी कि भाई इन आदमियों का अगर आप उपयोग करना चाहते हो तो इंटेलेक्चुअल आदमियों को, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को, मेडिकल साइंटिस्ट को, इनको जो इस तरीके से वहाँ पहुँचाया जाए ताकि उनकी भूमिका बनी रहे, चीज़ें ठीक चलती रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि जो आदमी लोकसभा के अंदर नहीं जा पाया नाकारापने की वजह से, वो दूसरे तरीके से चला जाएगा। तो जो नीति निर्धारक है, जब उनके समझ ही नहीं है इन चीज़ों की, आप एरे गेरे को चाहे मंत्री बना दिया, चाहे जिस आदमी को चाहे जो मंत्री बना दिया बिना उसके कोई बैकग्राउंड के, तो वो क्या तो मॉनिटरिंग करेगा, क्या सुपरविज़न करेगा, क्या डायरेक्शन देगा, क्या पॉलिसी बनाएगा, वो समझ ही नहीं रखते हैं। वो तो केवल अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो देयर आर सो मेनी लेकुनाज, ये प्रक्रिया है। आपको मैं क्योंकि इस मामले में अभी कंक्लूसिव कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रयास सराहनीय है। कीप इट ऑन, हमसे जो भी बनेगा हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोगों ने विस्तार से बताया। राम प्रसाद जी सर ने विशेष रूप से इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताया। सामाजिक सहकार की हम अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सहकार के बिना समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ सहकार नहीं है और बिना सहकार के हम लोग जहाँ रहते हैं तो वो समाज नहीं है, वहाँ तो केवल जीवन का हम गुजारा कर रहे हैं, जी रहे हैं, जीवन को ढो रहे हैं। ऐसा मेरा निजी रूप से मानना है। और ये मैंने महसूस किया यार, अभी मैं रिकॉल कर रहा था मेरी लाइफ को। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे याद है कि बर्तन भांडे कहीं किसी टेंट से लाने नहीं पड़े थे, वो पूरी डाणियों में से इकट्ठे करके सब लोग काम कर रहे थे अपना अपना। पिताजी ने सबको न्योता दे दिया, वो आ गए, सारी डाणियों के लोग मिलकर के दूध लेकर के आ गए। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। कभी कोई मेहमान आ गया, घर में दूध नहीं है, तो मुझे याद है माँ बोलती जा बेटा दूध ले रहा, तो मैं कहीं पर भी किसी भी डाणी में बिना किसी संकोच के घुस जाता, काकी थोड़ा दूध गाली मेहमान आया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल लुप्त हो गई, अब लुप्त हो गई। और शर्म आने लग गई लोगों को कि अब हम उसके घर में कैसे जाएं। किसी के घर में एंटर करते हुए भी हमें बड़ा यूँ हिचकिचाहट आती है। तो हम उन्नति की जगह पतन की ओर जाने लग गए। इसको हम उत्थान नहीं कह सकते समाज का, क्योंकि आपस में जब हमारा संवाद ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, चार आदमी मिलकर बैठते हैं तो ईगो टकराता है और लड़ पड़ते हैं, अच्छी बातों के बजाय लड़ पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस समय। जहाँ प्रेम भाईचारा ये नहीं है तो वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। वही है कि घर में गए हम, होटल की तरह जैसे होटल में रहते हैं, घर खोला, खाना खाया, सो गए, उठ के तैयार हुए, अपने का कार्यस्थल पे पहुंच गए। तो आपस में जो लोग बाग रहते हैं, समाज के लोग, परिवार के लोग, उनसे जब मेल जोल ही नहीं है तो काहे का जीना है। दुख सुख शेयर करते थे, अब किसी से शेयर ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक भी बढ़ गए, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ना का सवाल है, कोयान केवा तो कहीं हुए लो भुंडा लागा ला, अपन को यान को आदमी को नहीं जगह ना अपन दुख सुख की बात कह सका। अचानक फटीट बोल जी एक दिन हम चार आवे ओले राती राती गिया परा, अरे बंग कहीं यो बे तो निरोगा नटा आठा कोनी माई ने पीड़ा घनी ही बे क्यों था कोनी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती थी। पहले वाले एक दूसरे को कहते थे कोई पेटे पाप को नहीं हो अपना बडेरा के, मायने ही जैसी बारे कह दे तब। फिर हम बात करते हैं सामाजिक मूल्यों की, तो सच में मूल्यों
का उनकी गिरावट हुई है। समाज में भी हम देखते हैं कि जो लोग बुराई की ओर अग्रसर है उनको वैल्यू देने लग गया समाज, और युवा उनको आइकन मानने लग गया। जो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये धनी बना तो कैसे बना, इसके पास पैसे आए तो कैसे आए, ये अचानक रातों रात क्या हो गया, लोग उसको आइकन मान लेते हैं। हालात यह हो गए हैं कि जेल से कोई कैदी छूटता है तो लोग सेल्फी लेते हैं उसके साथ जेल के गेट पे, छुड़ा ली वहाँ से, जमानत करा ली, अब की हुए तो खांगा कर लीजिए। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। मतलब अपराधी के साथ तो हमारे युवा जो है सेल्फी खिंचवा रहे हैं, बड़ी चिंता का विषय है ये। और जो विद्वान व्यक्ति है उसके साथ सेल्फी, उसको मंच से देना, उसकी इज्जत करना जब समाज में कम हो जाती है तो उस समाज के पतन को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप लोग देख रहे हो, सर भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, हमारी कितनी इज्जत है, क्या आव आदर है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, आलोचना का शिकार हो जाते हैं, 2 मिनट लगती है, तो अब फिर भी हम करते रहते हैं कि चलो होगा सो देखा जाएगा। सर ने अभी बताया कि चिंता ना करो, और अभी कड़वासरा सर ने बताया वही है कि आग लगी तो चिड़िया ने चोंच चोंच से समुद्र में उस चोंच भर के और आग बुझा रही थी। हंसे लोग कि ये क्या कर रहा है, तो चिड़िया ने कहा भाई इतिहास में बुरे लोगों में तो नाम नहीं लिखा जाएगा, जो भी प्रयास है, मेरी सामर्थ्य है, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप जो मुझे हंस रहे हो, आपका नाम उन लोगों की लिस्ट में होगा जो लोग नाकारा होते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास हो सकता है एक दिन निश्चित रूप से रंग लाएंगे, सामाजिक मूल्य वापस स्थापित हो। इसके लिए सर ने अभी विस्तार से बताया कि हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति ये वापस लौट के आए। तालाबों को लेकर के, पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, सर ने बहुत अच्छा ये बताया है। अभी हमने कल ही एक निर्णय लिया कि हम बच्चों को जो है मूण और मटके में पानी रख करके पिलाएंगे। बच्चों को स्कूल में जब पानी पिलाते हैं तो ये बच्चे बीमार या इसके शिकार हो जाते हैं एनीमिया के। तो देखा ये कारण क्या है, तो एक हमने एक शेकार की भावना से एक नया प्रयोग किया, उसमें सफलता भी मिली। बच्चे जब टिफिन लेके आते हैं तो एक जगह बैठा करके टिफिन शेयरिंग आपस में कि भेड़े बैठे खाओ, आज ये टिफिन इन दो, आज ये इन दो, यूँ 2-4 काम हुई। एक तो भींट को है ऊंची जाति को और नीची जाति को, ये सारी चीज़ें डेवलप होगी धीरे धीरे। बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया, तो बच्चों को अच्छा लगा। उन बच्चों को अच्छा लगा जो गरीब घरों से थे, उनको लगा कि हाँ ये तो काम अच्छा है, हमारा आदर बराबर रूप से किया जाता है। इसका रिजल्ट तो हमने बहुत जल्दी देखा। और आदर्श जीवन शैली है ये जो सामाजिक सहकार है, ये आदर्श जीवन शैली है। अगर हमें जीना ही नहीं आया तो फिर काहे का तो समाज और काहे का व्यक्ति, बहुत बड़ा ये विषय है। हम लोग देखते हैं अभी भी हमारे परंपराएं, कुछ लोग कोशिश करते हैं, लाश और सांडा नाम से 2 शब्द प्रचलित है। पूरे ढाणी के बताऊं तो ढाणी के लोग मिलके एक के आज तय करना है, मांगीलाल जी के खेतों को आज अमेरना है, तो वो पूरे मिलकर के एक ही दिन में एक ही खेत पूरा अमेर देते थे। आज हालत यह है कि अकेला अकेला आदमी खड़ा है और आदमी शाम को हम तय करके आते हैं, सुबह 10 रुपये कोई बड़ा करके चला जाता है, वो दूसरों के चले जाते हैं। कहाँ अकर्मण्यता घेर ली, ये नरेगा वाला सिस्टम और इसका इस तरह का हम विद्रूप देखते हैं, इसका साइड इफेक्ट। तो बड़ा अच्छी योजना होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन गलत होने के कारण लोगों की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। बहुत बड़ी योजना है, लेकिन इसको सर जैसे लोग आगे जाकर के और इसका समझाए कि भाई इसका बड़ा प्रयोग अच्छी तरह से किया जाए। आज भी ज़रूरत है एक साथ हमें होकर के निनाण करने की, एक साथ खाना बनाने की। कुछ लोग कुछ जगहों पर तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी हमने सुने हैं कि गांव का भोजन, पूरे गांव का भोजन एक जगह बन जाए। ओशो जब हम पढ़ रहे थे तो ओशो ने एक जगह लिखा कि एक गांव का अगर एक जगह भोजन बनता है तो बड़ा उस गांव की बड़ी बचत होगी, लेकिन लोग करके नहीं देते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया है जीवन शैली के बारे में कि ये गांव किस तरह से विकसित हो सकता है। धन्यवाद, आपने अवसर दिया, आप सबको प्रणाम। हाँ, हेलो, हेलो, आज वैसे मेरा नाम सरिता पुरोहित है
और मुझे 12 साल हो गए मैं विद्यालय में कार्यरत हूँ। 8 साल तो मैंने किया है शारदा बाल में और 6 साल हो गए मुझे पुष्टिकर स्कूल में पढ़ाते हुए। और बहुत अच्छे संस्कार मैंने शारदा बाल से भी सीखे हैं और मैं अच्छे संस्कार जो है मेरे पुष्टिकर स्कूल में भी मैं सिखा रही हूँ। जैसे कोई कहता है कि हम ये धर्म को नहीं मानते हैं, कोई आते हैं हमारे स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हैं, सभी को एक जैसा समझ के शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कई बार आनंद जी सर भी हमें बहुत मोटिवेशन करते हैं कि सब बच्चे एक समान हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी हम भी कहीं ना कोई गांव में जाके संपर्क करें। शहरों में तो हम करते ही हैं ऑलरेडी कि जाते हैं गांव में, शहरों में चले जाते हैं, चाय की गिलास देते हैं, पानी पी लेते हैं, लेकिन वहाँ जो वातावरण देखते हैं तो वहाँ ऐसा लगता नहीं है कि भी यहाँ कुछ है, भी कोई करवाएगा क्या। वो क्या देखते हैं, अपनी एजुकेशन देखते हैं कि वहाँ पे तो चर्च है, सेंट मैरी है, वहाँ बच्चों को डालें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अपन गांव में जाके देखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप शहर आके और हमारे स्कूल में डालो, तो ये भी नहीं कहते हम कि हमारे स्कूल में, हम तो उनका वातावरण देखते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं। गांव में लोग हैं वो अपनी खेती बाड़ी करके और अच्छा खाना खा रहे हैं। अभी मैं 2 महीने पहले मेरे बुआ जी के घर गई थी मैं, वहाँ ऐसी एकता है, 7-8 भाई हैं, वो एक साथ ही रहते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। उनका सब यही है कि सब एक साथ खेती बाड़ी करते हैं और साथ में ही बैठ के कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, वो साथ में मिलजुल के करते हैं। कभी भी किसी का भी बाहर से बुलवा के नहीं करते हैं कि आज मुझे बीकानेर से बुलाना पड़ा या मुझे आज जयपुर से जोधपुर से बुलाना पड़ा। सब रिश्तेदार हैं जो आते हैं वो देखते हैं, उनका वो ग्रामीण वातावरण देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी देख के आए हैं वहाँ पे और इतना अच्छा लगा हमें कि हमें अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। वैसे मैं छोटी सी थी तो मैं अपने दादी के पास ही रहती थी तारानगर, और मुझे भी अच्छा लगता था कि भी खेत है और हमें मनोरंजन अच्छा है। जैसे ही शहर में आए तो एकदम ऐसे हो गए कि भी बंद चिड़िया में हो गए, क्या पढ़ पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, कुछ होगा क्या हमारा। और फिर ससुराल में आए तो घूंघट प्रथा थी, तो लेकिन वहाँ देखा ग्रामीण था लेकिन एकता थी हमारे में। हम थे 40 जने एक साथ ही रहते थे, 40 जो थे एक साथ रहते, गाय भी थी, खेत भी थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा। लेकिन ये जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाते हैं, परिवार सारा बंटवारा हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे में एकता ऐसी है, जब भी मिलेंगे हम एक साथ परिवार मिल के बैठ के खाना खाते हैं। ये मुझे ये बात, ये परिवार, संयुक्त परिवार की ये बात सबसे अच्छी लगती है। लेकिन ये 3 भाई साहब ने अच्छा बोला, उतना बोलना मुझे आता नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ जो भी सामाजिक सहकार की भावना है वो सब में होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी जो मोटिवेशन होता है वो सभी में बांटना चाहिए। शर्म आती है कि भी अभी अपन शहरों में जाते हैं तो एक कटोरी किसी को कहते हैं आज मैंने मेरे बेटे के लिए सब्जी नहीं बनाई है, थोड़ी सी दे दोगे क्या, शर्म आती है। लेकिन यही शर्म अपन ये कहते हैं भी आज अपन बना लो, आप साथ में खाना मिल बैठ के खाएंगे, तो वो क्या होगा कि एक सहकार की भावना होगी, सामाजिक एक समानता बढ़ेगी अपन में। बस इतना ही कहूँगी, थैंक यू। जी, मेरा नाम ज्योति मुथा है, मैं एमजेपी स्कूल में ही टीचर हूँ। मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो भी मुझे आज जानकारी मिली, मुझे इतना पता नहीं था कि आज इतनी कुछ जानकारी हमें मिलेगी। काफ़ी कुछ हमें किसानों के बारे में और सामाजिक सरकार के बारे में, सभी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी सभी ने हमें दी। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो पुराने लोग थे उनकी जो परंपराएं थी, जो आपस में प्रेम था, वो हमेशा बहुत ही अच्छा था। और आज भी हम जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पुराने लोग कितने अच्छे थे, कितनी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आज जो वातावरण है वो वैसा नहीं है। आज के जो बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से झगड़ते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते, क्योंकि उनको ऐसा वातावरण ही नहीं मिलता है। हमें भी उनको, हमारे बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे। और हमेशा कोई भी काम करे तो हमें बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, जो हमारे घर में है, उनकी राय से ही कोई भी कार्य करे तो उनकी राय हमें अवश्य लेनी चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी कार्य करे तो उनकी राय हमें हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह की लाइब्रेरी है। उनके पास हर समस्या का समाधान रहता है जो कि हमारे पास अभी नहीं है। हम केवल कंप्यूटर से, मोबाइल से ये देखकर ही सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो तो खुद ही इतनी जानकार थे कि हर समस्या का हल उनके पास रहता ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और बच्चों में भी ये संस्कार देने चाहिए, और अच्छा आहार हमें खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी कराना चाहिए। धन्यवाद। अब हम इस को अंतिम चरण में ले जा रहे हैं। एक प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने बात रखूंगा।
एक महिला सम्मेलन हमने किया था शोकावास गांव का। वहाँ हमने बीएड की स्टूडेंट आई थी, काफ़ी पास में बीएड कॉलेज है, उनको प्रोजेक्ट दिया था किचन सर्वे का। क्योंकि हमने ये देखा कि सामाजिक सहकार की जो थीम है मुख्य रूप से वो शुद्ध भोजन और सद्विचार के तहत हमने लिया था कि हम गांव-गांव में कोई ये बात पहुंचा पाएँ कि नहीं पहुंचाएं, भाईचारा में कैसे रहोगे, कि पता नहीं कितने विघ्न होंगे उनके, या क्या पता नहीं कौन सी समस्याएं होगी, लेकिन हर माँ अपने बेटे को अच्छा खिलाना चाहती है। ये हमने पकड़ा। 10-20 गाँवों की बाद में हमने ये देखा कि हर माँ अपने बेटे को, बाप अपने बेटे को ऊपर बनाना चाहता है, कलेक्टर बने वो बने, लेकिन माँ की एक चिंता अलग है, वो अच्छा भोजन देना चाहती है। और यदि भोजन की शुद्धता आ जाए तो उसके लिए हमने कई प्रयास दूर से भी चल रहे हैं। साइड में हम कुछ ऐसी सोसाइटीज़ टाइप खोलने की बात भी करते हैं, गाँव में बात भी करते हैं। तो सर्वे के तौर पे हमने कहा कि एक बार हम किचन की सर्वे करें कि कौन व्यक्ति के किचन में क्या चीज़ खाई जा रही है, कौन से ब्रांड का तेल है, कौन सा क्या है, घी देसी है नकली है, कौन सा खा रहे हैं, क्या है, आटा गेहूँ कौन सा ला रहे हैं, बाज़ार से ला रहे हैं, थैली का पैकिंग ला रहे हैं। ये सर्वे हमने वहाँ बीएड की दी थी। तो मैं आनंद जी से विशेष रूप से निवेदन करूँ कि यदि ये बात करें और आपकी स्कूल में, क्योंकि शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, शहर के लोगों की क्या खान पान है, गांव का क्या है, फिर हम उसके बीच में ले जाना चाहते हैं। हैदराबाद में फूड टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन विभाग है पूरा, मेरे काफ़ी इंडिया भर के लोगों से मेरा संपर्क बना। तो एक बात हमें ये पकड़ में आई कि न्यूट्रिशन विभाग के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज जितने भी हैं उनके अंदर एक न्यूट्रिशन विभाग है, और उनकी जमानत है इस बात के लिए कि उसके अंडर में जितने गांव हैं उनके वो भोजन न्यूट्रिशन युक्त खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। कर्नाटक की एक मंत्री ने जब ये रिजल्ट देखा, वो टेक्नोक्रेट आदमी था, उसने कहा भाई ये इतने जो पोषण के अंदर डेटा आ रहे हैं, ये तो बड़े बच्चे कमज़ोर हैं, लपड़ा क्या है, और आप कह रहे हो कि पोषण खा रहे हैं, तो फिर गया क्या, बच्चे क्यों नहीं हो हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। उसने वापस सर्वे कराई तो वो सारी फर्जी बैठे बैठे प्रोफेसरों ने बैठ के सर्वे भर ली थी। हम इस बात पे भी दबाव दे रहे हैं कि पोषण कैसा हो। हम इस बात के लिए भी हमने कई लोगों से संपर्क किया कि कुछ मशीनें लाई जाए, जैसे आपका जीरा चाइना जा रहा है, ये अभी भाव है ना इस हिसाब से, तो इसमें 9 तरह पेस्टिसाइड मिलते हैं, उसकी टेस्टिंग की मशीन पूरे राजस्थान में, जयपुर में एक जगह, कौन सा तत्व सही है कौन सा नहीं है। नकली तो FSSAI वाले देते ही है, शुद्ध है, वो ठप्पा भी लगाते हैं। इसके ऊपर हमने कई लेक्चर भी किए, कौन सा नमक आपका अजीनोमोटो नमक है, इसमें तेल में पाम ऑयल किस तरह से है, सरकारें किस तरह से मिला उठा, 99.9% माल आप नकली खा रहे हो। ये टोटल सर्वे है, टोटल। आपके पैकेट में चिप्स वाली में लिखा हुआ है ऊपर के ये जहर है इसमें डाला हुआ, खा रहे हो, लिखा, अगले बेचने वाले ने गलती नहीं की है, हाँ, लेकिन इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ, बहुत महीन लिखा हुआ। उसके पहले की थैली को पढ़े, उसके पहले बच्चा खा जाता फाड़ के उसको। तो हम किचन की सर्वे करेंगे और फिर अवेयरनेस करेंगे कि मार्केट में उपलब्ध चीज़ें, जब ये दुनिया बसेगी शुद्ध भोजन की, तो उसके अंदर फिर सामाजिकता का भाव भी आएगा, सांस्कृतिक नाच गाने का भाव भी आया। हम तो खा ही अब अलग तलग रहे हैं। तो पानी और भोजन के अंदर हम थीम लेके चले हैं कि शुद्ध आहार हो हमारा और सद्विचार हो, वो सेकंड फेज है। आहार के मामले में तो आनंद जी से मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट में हमें आश्वस्त करें कि इस प्रस्ताव में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं। शहर के 20-15 जितनी भी सर्वे हो, एक चार्ट बना करके उसके अंदर जो किचन में आइटम यूज़ हो रहे हैं उन आइटम के ऊपर वो सर्वे रिपोर्ट आ जाए। मैं एक गांव की करवा रहा हूँ, फिर मैं डाणी में कहूँगा आप डाणी से लिंकअप हैं। आखिर हम सोसाइटी को देखें कि आखिर क्या है, डेटाबेस तो बने ना हमारे पास में। उस डेटाबेस के बाद में हम न्यूट्रिशन विभाग हैं, फूड टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हिसार यूनिवर्सिटी के साथ ही मेरे से जुड़े हुए हैं। नेस्ले में काम किया हुआ वो डॉक्टर अनिल है, वो मेरे से हमेशा कहता रहता, उसने ये अपने राबड़ी के अंदर डोवा होता है, तो मैंने उसको चैलेंज कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर अनिल, मैं आपको बता दूं, मेरी दादी कहती थी
कि डोवे के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी वो करके उसको गर्मी में रखने के बाद में डोवा बन जाता है, तो उसको आप ज़्यादा खाओ तो वो रातिंदा हो जाता है। मैंने कहा ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे 70 साल की उम्र है। उसने कहा मेरे पीएचडी के स्टूडेंट ने किया। मैंने कहा मेरा भाषण करा देना वहाँ। विज्ञान के अंदर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़े पीएचडी की डिग्री लेकर बैठे हैं कि यार मैं तो नेस्ले में 10 साल रहा हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं कहा आप कहीं रहे होंगे, लेकिन बंदा भी गांव में ठोक ठोक के सब चीज़ें। तो हम ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे 2 मिनट के लिए, बाकी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। आप सिर्फ एक आश्वासन दें कि आप सर्वे कराएंगे और विद इन मंथ या 2 मंथ जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में दें। आपके पास फुल टीम है शहर की, और शहर के अच्छे एनर्जेटिक साथी हैं मेरे, तो उसमें सर्वे हो जाए, किचन सर्वे। सब पहले तो इस कार्यक्रम में मैं आया तो सच्ची सच्ची पहले बोल देता हूँ, लाइव हो रहा है फिर भी मेरे को आना तो इसलिए था पड़ा कि हनुमान राम जी चौधरी का कार्यक्रम है। बाकी बातें सब हमारे ऊपर से निकल रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि इनका चिंतन जो है वो हमारे लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं करता है। हाँ ठीक हो रहा है ये तो पता है, लेकिन हो क्या रहा है फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी कि ये क्या करेंगे, लेकिन करेंगे तो अच्छा ही करेंगे ये पता था। तो मैंने कहा चलो इन सबको मैं मेरे स्टाफ को साथ लाया, तो इनको मैंने कहा कि होगा तो कुछ अच्छा ही, और आपको धैर्य से 2 घंटे सुनना पड़ेगा। और मैं विश्वास है मुझे कि इन्होंने कुछ अच्छा ही एब्जॉर्व किया होगा। अब आप मुझसे चाहते हैं कि करूं तो वो आप नहीं, हमारा सबका दायित्व है। हमारी पूरी टीम, स्कूल का स्टाफ और प्लस 9th 10th के या 9th के बच्चों को साथ में लगा करके, एक मैडम और 2 बच्चे साथ लग करके एक सर्वे करेंगे, ताकि बच्चों का भी पता चलेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वो घर घर जा कर के सर्वे करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कैसे करना चाहिए। आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिएगा कि किस तरह की सर्वे रिपोर्ट हमें चाहिए, उसका एक फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद में बाकायदा सर्वे करेंगे, आपको बताएंगे। और आप कुछ सोच रहे हैं कि इस तरह से समाज में परिवर्तन आना चाहिए, हमें शुद्ध खाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम लोग अगर उसमें सहभागी बनेंगे तो वो रामचंद्र जी का सेतु बनाते समय जो गिलहरी थी वो पानी में लौटती, मिट्टी लेती, फिर वापस गिराती, जैसे अभी चिड़िया का बताया आग बुझाने के लिए, तो वही एक एग्जाम्पल है। तो हमारा तो बहुत छोटा सा योगदान होगा। ये हनुमान राम जी चौधरी से मेरा परिचय 10-12 साल पहले हुआ था, तब से मैंने यही देखा है कि आदमी के जो विचारधारा, समान विचारधारा की फ्रिक्वेंसी होती है, आपस में मैच करके कहीं कहीं मिल ही जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से मिले या रियल लाइफ से मिले। तो आपसे मुलाकात हो गई और अब कई बार फ़ोन पर बात होती है, तो आप जो चिंतन की बात करते हैं, आप पॉलिटिक्स में भी चले गए थे, एक बार चुनाव लड़ लिया, फिर आपने खुद ने रियलाइज़ कर लिया कि वो मेरी गलती हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर सारा बिजनेस है, आपको समझ में आ गया। सामाजिक सहकार का काम है जो हमें बताया गया है, वो हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और सर्वे में हमारी पूरी टीम और प्लस स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करके कुछ न कुछ आउटपुट जरूर देंगे। अब अंत में हम ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे, एक ही लाइन जोड़ के हम रिकॉर्डिंग को तो ऑफ करेंगे, बाकी हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा सेशन किसान को उपभोक्ता से जोड़ने के लिए समर्पित है। गुड़गांव के अंदर जितने भी हरियाणा के लोग रह रहे हैं, उन्होंने फैमिली डॉक्टर की तरह, जैसे आपका डॉक्टर फैमिली होता है, उससे फैमिली फार्मर का कंसेप्ट है वहाँ। आप अपने किसान को रजिस्टर्ड करिए, उस किसान की सहायता उस लेवल से करिए, उस खेत का इंस्पेक्शन करिए, उस खेत के अंदर वो लेबर करके आपको अनाज पैदा करके जिस तरीके से दे रहा है, एक भाईचारा बढ़ाइए। जब आप फैमिली फार्मर के मॉडल के लिए हमने ये पूरा का पूरा ये जो सामाजिक सहकार का ढांचा है, हम यहाँ तो जिए ही, लेकिन हम पैदा किसके लिए करें? सारा किसान थोड़ा ही खा लेगा, कहीं कहीं तो देगा, शहर में उपभोक्ता हैं। हमें न इंडस्ट्री से लड़ाई है, न हमें उस उपभोक्ता से लड़ाई है, हमें अपने हक की बात के ऊपर चिंतन है कि जब हम आपस में मिल जाएंगे तो बिचौलिया बाहर निकल जाएगा, घी में निकल जाएगा, तेल में निकल जाएगा। मेरे घर में सरसों के 10 पीपे पड़े हैं, शुद्ध तेल है, मूंगफली के पड़े हैं। मेरे को किसी ने कह दिया 3-4 साल खराब नहीं होते, मैंने कहा नहीं बेचेंगे।
और मेरे को जो जानते 7,000 से वो काले गेहूँ ले जा रहे हैं लोग, जो मुझे जानते हैं ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा लाइजनिंग उस तरह से नहीं हो पाया। अब मैं उसको, एक फ्रांस से मेरा साथी जुड़ता है, उजमा एक ग्रुप है, हमारे एक बात हुई कि हम एथिकली जिए, मतलब एथिक उसके अंदर आनी जरूरी है। हम इसमें, मैंने पीपे का आपको कह दिया, आपके टोपी पहना दी, ये दो भाव दो, मैं न पकड़ने लग गया, फिर मिला, वहाँ नहीं। एथिक तब होती है कि हम फार्मर को अपना फैमिली फार्मर बनाएं। जब आपको ये पता होगा कि हनुमान जी जो है मेरे अच्छे मित्र हैं, वो मेरे मिलावट नहीं करेंगे, ऐसे फैमिली 50 लिंकअप हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में हम लाइव भी कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू।